नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत करते हैं एक बार फिर से मास्टर क्लासेस में। आप लोगों की बेरुखी तो मुझे जो है आगे बढ़ने का साहस नहीं दे रही, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है ना। लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं। उसमें तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही लीजिए कि हम आपसे जुड़ सकें, आपके लिए जो मैटर ला रहे हैं वो इजीली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 का जो द्वितीय पाली का पेपर है ये है। प्रथम पाली का हमने करा दिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्रथम पाली वाला भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। ठीक है, ये द्वितीय पाली के क्वेश्चन है जो ग्राम विकास या ग्राम परिवेश से संबंधित क्वेश्चन इसमें है। करंट को छोड़ के बाकी क्वेश्चन है, क्योंकि करंट तो उस टाइम की थी तो वो तो आप भी को ऐड करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो यहाँ पे खड़ी बोली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको बता दें इसमें से बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की हैं, और जबकि जो इसमें अवधि दी गई है ये पूर्वी हिंदी में आती है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। ठीक है, बाकी जो ब्रजभाषा है वो आगरा मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेलखंडी जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है छतरपुर एरिया वहाँ पे बोली जाती है बुंदेलखंडी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है खड़ी बोली। तो जो पश्चिमी भाग कौन से रोहिलखंड और ऊपरी दोआब क्षेत्र जो है वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें कि तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काहे के नाम से जाना जाता है, तो पंचायत समिति कहते हैं जो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। सेशन को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें प्लीज़। सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कि इनमें से भी। देखिए ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा यदि बात करें हम तो कानपुर इसका आंसर होगा, कानपुर सबसे ज़्यादा है। यदि ऐसे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे जनसंख्या किस ज़िले में है, तो वो इलाहाबाद में 60 लाख के आसपास आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें से पूछ रहा है तो इनमें से कानपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो आपको हमने जो यूपी की जीएस पढ़ाई है उसमें साफ तौर पर मेंशन हमने किया है, हमने बताया हुआ है कि यूपी में सबसे ज़्यादा पीतल का काम कहाँ पे होता है, तो वो जो होता है पीतल का जो काम होता है वो मुरादाबाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात भी होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो निर्यात कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, तो पीतल उत्पादों का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है आपका मुरादाबाद से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। ठीक है, ये प्रथम पाली में भी पूछा गया था, तो उसमें भी मंडल पूछ लिया कि उसमें बताया था कि 75 जिले हैं और मंडल पूछा था, तो हमने आपको बताया था कि 18 मंडल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िलों में विभाजित है, तो इसका आपका आंसर आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि 75 ज़िले हैं यूपी पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का रेलवे का मुख्यालय जो है, उत्तर मध्य रेलवे का, सॉरी हमने उत्तर प्रदेश कह दिया, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ईजिली यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होंगे कहाँ पर कौन सा मुख्यालय है। ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे का पूछा गया तो वो तो इलाहाबाद में है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक न किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? और मैंने यूपीजीएस की जो क्लास कराई हैं, 3 क्लासेज जो मैं करा चुका हूं, उनमें इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ है। उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि प्राचीन समय का जीवंत नगर कौन सा है, तो वो कौन सा है? वाराणसी। और यही इसका आंसर भी होगा कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो वाराणसी को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए आपके प्रसिद्ध हैं आगरा और कानपुर। ये चमड़ों का जो काम ये होता है, चमड़े का जो काम होता है यहाँ पे बहुतायत में होता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं इसकी। तो आगरा और कानपुर प्रसिद्ध हैं चमड़े की वस्तुओं के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर का 2015 का, आप सोचिए कितनी मेहनत हमको करना पड़ रहा है, फिर उसको हम इतना आपके लिए प्रेजेंट करें, फिर भी आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमारे वीडियो तो कम से कम आपको मिले। आप लाइक करना हो करें, लाइक ना करना हो तो ना करें, डिसलाइक करना हो डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ तो करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो करिए कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आपको बता दें 1 एकड़ गज जो होता है, ठीक है, कितने वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़? तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिस्वा 1 बीघा से क्या अनुपात है? 1 बिस्वा और 1 बीघा में क्या अनुपात होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 20 बिस्वा मिलके 1 बीघा बनाता है, तो 1 और 20वां अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि 20 जब क्या मिलते हैं, 20 बिस्वा मिलता है तब 1 बीघा बनता है, तो 1 20वां अनुपात। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा फिर से उसमें भी पूछा गया था, प्रथम पाली में भी, दूसरी में भी पूछा गया है। तो नरेगा का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो आपको बता दें कि नरेगा का पूर्ण रूप, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता होना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होता है इसका फुल फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका दिया गया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये कोरोना को देखते हुए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि 300 बिस्तरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर कितने होने चाहिए? कम से कम 300। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? क्योंकि व्यावसायिक पूछ रहे हैं इसलिए कौन सी है प्रमुख फसल, उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा मिलें किस चीज़ की हैं, तो चीनी मिलें थी, क्योंकि हमने बताया था गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये आपको बता दें कि जो पंच होते हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं और 7 से लेके 17 तक पंच हो सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 7 से लेके 17 तक पंच हो सकते हैं, ठीक, एक गाँव में। ठीक है, एक ग्राम पंचायत की यदि बात करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को इस बार प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति ही, जितने भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? मतलब बैठक होना जरूरी है, तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक होता है। 2 बार ये बहुत ज़रूरी होता है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक होता है, तभी वो पंचायत सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दिए गए माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसे माध्याह्न भोजन से पूछा गया, तो इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये अर्धवार्षिक होना चाहिए। ठीक है, तो माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन जो होता है वो किस आवृत्ति पर होता है? तो अर्धवार्षिक आवृत्ति पर होता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को शेयर भी कर दें, लाइक भी करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MGNIEGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो निधिकरण का अनुपात जो है तो केंद्र का 75 होता है और राज्य का 25 होता है, यानी 75 और 25 के अनुपात में केंद्र और राज्य के मध्य निधिकरण होता है। ठीक है, यानी 75% पैसा जो लगता है मनरेगा के अंतर्गत वो केंद्र सरकार का होता है, जबकि 25% जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने सेशन को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रट लेना है, इसकी आने की संभावनाएं मैक्सिमम होंगी इस बार। भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भूकृषि का रिकॉर्ड जो होता है वो गिरदावरी होता है। क्या होता है? भूकृषि का रिकॉर्ड जो होता है वो गिरदावरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चकमंदी लेखपाल से जो संबंधित हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके आगे जो भी चकबंदी लेखपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे डेट टू डेट। ठीक है, तो आप लोगों को यदि इसकी PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपने मेरा सेशन देखा, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू क्लास।